राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण भाग 1। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया। मैंने परंपरागत दृष्टिकोण को पढ़ाने से पहले इस बात पर चर्चा की थी कि राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक के कालखंड को राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण बोला जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1939 से लेकर आज तक के काल को राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण में जैसा कि हमने अध्ययन किया कि राजनीति विज्ञान राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण इन संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। जब संगठनात्मक या संस्थात्मक अध्ययन के साथ मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया, तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है तो यह एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अध्ययनकर्ता को मनुष्य के सामने जाना पड़ता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करना होता है। तो जब बिल्कुल प्रत्यक्ष अध्ययन जिसमें होता है या अनुभव मूलक अध्ययन जिसमें होता है, ऐसे अध्ययन दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को ये याद रखने की बात है कि परंपरागत दृष्टिकोण केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण इसलिए आधुनिक है क्योंकि यह संस्थाओं के साथ संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक के समय को या कालखंड को माना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को ही क्यों चुना गया इसकी सीमा रेखा के लिए कि इसके प्रारंभ आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ या परंपरागत दृष्टिकोण का अंत द्वितीय विश्व युद्ध को ही क्यों माना गया। इसका कारण ये है कि राजनीति शास्त्रियों को ये विदित हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। ये परस्पर राज्यों की लड़ाई नहीं थी, इसके लिए मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उत्तरदायी था। इसलिए अध्ययन दृष्टिकोण में उन्होंने खुद ने अनुभव किया कि हम, क्योंकि संस्थाएं इम्पोर्टेंट नहीं होती, संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के द्वारा वो संस्थाएं अच्छी या बुरी बनती हैं। इसलिए हमें उन संस्थाओं के साथ साथ उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण पर हम पढ़ेंगे क्योंकि मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। मनोविज्ञान ने, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि जिसका तात्पर्य यह है कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद करता है, कि कोई भी विषय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात सभी विषय या सभी ज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसका ये प्रभाव था, ये मनोविज्ञान से राजनीति विज्ञान में आया, क्योंकि मनोविज्ञान की जब परिभाषा को जे.बी. वाटसन ने परिवर्तित किया था। मनोविज्ञान को जे.बी. वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाता था, तो उन्होंने परिभाषा परिवर्तित की मनोविज्ञान की। जे.बी. वाटसन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अध्ययन किसका किया जाएगा? व्यवहार का। तो ये क्योंकि अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, तो
मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को प्रभावित किया और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भी ये बात समझी कि हम भी जो संस्थाओं का अध्ययन करते आ रहे थे, अब हम उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का भी अध्ययन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस दृष्टिकोण का विकास हुआ वह निश्चित ही अधिक व्यापक और शक्तिशाली है। हाइनेमन के शब्दों में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थागत संगठन, निर्णय निर्माण, क्रियाशीलता की प्रक्रिया और नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों एवं विधि व प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। तात्पर्य सीधा समझ में आ गया होगा हाइनेमन के परिभाषा से कि अब संस्थागत अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन जरूरी है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका और उसका आचरण, एक मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है, दूसरा समूह में जो लोग रहते हैं वो आपस में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनका आचरण अर्थात उनका व्यवहार, प्रशासन में लोगों का व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों का व्यवहार, विचारधारा, लोगों के विचारों का समुच्चय, मूल्य, लोगों की आस्थाएं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह समाज परक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण जैसा भी हमने पढ़ा कि समाज परक दृष्टिकोण है कि किसी भी मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए उसके सामाजिक व्यवहार को भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक मनुष्य राज्य के अंतर्गत किस प्रकार का एक नागरिक के रूप में किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो क्योंकि एक व्यक्ति राज्य के साथ साथ समाज का भी सदस्य होता है, तो समाज में जितनी भी क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, चाहे दार्शनिक क्रियाकलाप हैं, समाज का इतिहास है, ये सब मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो जब ये जैसे वातावरण से मनुष्य आता है वैसा ही वह राजनीति में अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसलिए हम केवल जैसे परंपरागत दृष्टिकोण केवल मनुष्य को राज्य का सदस्य मानते हुए अध्ययन करता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण मनुष्य को पूरे समुदाय का, समाज का सदस्य मानते हुए उसका राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। औपचारिक और न्यायिक संस्थाओं पर पहले जो जोर दिया जा रहा था परंपरागत दृष्टिकोण में, केवल औपचारिक अध्ययन पर जो जोर दिया जा रहा था, उसका स्थान अब प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया कि उन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है, इस आदत ने ले लिया। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी आनुभविक शोध की प्रवृत्तियों को काम में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। जो परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन दार्शनिक आधार पर या काल्पनिक आधार पर किया जा रहा था, अब आधुनिक दृष्टिकोण में उन संस्थाओं का अध्ययन आनुभविक शोध, जिसको वैज्ञानिक शोध या एम्पायरिकल मेथड भी बोलते हैं, की तकनीकों के माध्यम से अर्थात उसका प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाने लगा। अब संस्थाओं के औपचारिक संगठनों के अध्ययन के साथ साथ संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध किया जाने लगा। कि संस्थाओं का तो अध्ययन किया ही जा रहा था, साथ ही साथ संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के कार्यों पर भी विचार किया जाने लगा या शोध किया जाने लगा। नीति निर्माण के तत्वों का विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति, उसके प्रकारों के अध्ययन और विचारधारा और नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों के बदलते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया गया।
अब अध्ययन तथ्यात्मक होता जा रहा था। तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना चाहते थे। आधुनिक दृष्टिकोण में जो भी अध्ययन हो रहा था वो वैज्ञानिक अध्ययन था, जिसमें प्रेक्षण, मापन, सत्यापन अर्थात मनुष्य के व्यवहार को देखना, उसका अनुमान लगाना, उसका मापन करना आदि तथ्यों को एकत्रित करना और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। यहाँ सामान्यीकरण का तात्पर्य है तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ताकि भविष्यवाणी की जा सके, क्योंकि विज्ञान वही विषय विज्ञान होता है जो अपनी भविष्यवाणी कर सकता है। तो ऐसा भविष्यवाणी वही विज्ञान करेगा जहाँ अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। तो अब परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर भी समझ में आ रहा होगा कि वहाँ संगठनात्मक अध्ययन किया जाता था, केवल संस्थाओं का अध्ययन किया जाता, और यहाँ संस्थाओं के साथ साथ संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम में अभिव्यक्ति मिली। जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है, इसको सही मायने में समझने में हम तभी समझ सकते हैं जब हम राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक संस्थाएं अब विश्लेषण की मूल इकाई नहीं रह गई। अब अध्ययन का आधार राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार को माने जाने लगा है। आधुनिक दृष्टिकोण में अब राजनीतिक संस्थाएं इम्पोर्टेंट नहीं रह गई। अब उन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार महत्वपूर्ण माना जाने लगा। अब राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक सामाजिक विज्ञानों के नज़दीक आ गया। मानव जीवन के राजनीतिक पक्षों तथा समूह आचरण के अध्ययन को इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। अब पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। हमें समझ में आ गया होगा कि आधुनिक दृष्टिकोण मनुष्य की संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। यह है वैज्ञानिक अध्ययन है, ये इसलिए इसके अध्ययन पद्धतियाँ भी सभी वैज्ञानिक हैं। जहाँ हमने परंपरागत दृष्टिकोण में काल्पनिक अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया था, वहाँ आधुनिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा। पहला, समाज वैज्ञानिक उपागम। मैकाइवर, डेविड ईस्टन और जी.ए. आमंड ने यह प्रतिपादित किया है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहार परक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अभी मैंने जैसा बताया था कि आधुनिक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, अर्थात एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद करता है। तो राजनीति विज्ञान भी समाज विज्ञान की एक शाखा है। तो मैकाइवर, डेविड ईस्टन और जी.ए. आमंड ने ये कहा है कि चूँकि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और जिसकी सहायता से मनुष्य के जो राजनीतिक व्यवहार है उसके व्यवहार परक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं, अर्थात कि मनुष्य किसी विशेष परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, ये समाज वैज्ञानिक उपागम बताता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। यहाँ मनोवैज्ञानिक उपागम में बताया गया है कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या किया जाना है। लासवेल जो राजनीति वैज्ञानिक हैं उसने सिगमंड फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में बताया है कि मनुष्य के मन के कई भाग हैं
जिस भाग को वह जानता है वह मनुष्य के मन का चेतन भाग है, जिसे मनुष्य खुद जानता है। दूसरा, मनुष्य के मन का वह भाग जिसमें जो ज्ञान संचित होता है वह बड़े परिश्रम से मनुष्य एकत्रित करता है, उसको वह अवचेतन मन कहता है। तीसरा, मनुष्य के मन का तीसरा भाग अचेतन मन है, जिसमें मनुष्य की दमित इच्छाएं होती हैं। जिन इच्छाओं को मनुष्य पूरा नहीं कर पाता वह इच्छाएं मनुष्य के मन के अवचेतन भाग में रहती हैं। अर्थात इस विश्लेषण से लासवेल ये बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में इन फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सबसे बड़ा योगदान है कि मनुष्य किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, ये उसके वातावरण से प्रदर्शित होगा। तीसरा है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागम को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। मैंने अभी बताया था कि अंतः अनुशासनात्मक उपागम, सीधा सीधा इसको समझने का ये है कि कोई भी विषय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। मैंने पहले अभी बताया था कि जैसा कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद करता है, इसी को अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं। तो आधुनिक जो राजनीति शास्त्री हैं वो कहते हैं कि हमें राजनीतिक विश्लेषण में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए नियमों और तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं। चौथा है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल का प्रयोग करते हैं। अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहारवादी उपागम को अपनाया गया है और व्यवहारवादी उपागम किसी भी समस्या का अध्ययन करते समय तो व्यवहारवादी उपागम, क्योंकि ये तथ्यात्मक उपागम है या इसे वैज्ञानिक उपागम कहते हैं, कि ये कोई भी अध्ययन, जैसा कि हमने परंपरागत दृष्टिकोण में देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य आधारित अध्ययन है, कि अर्थात उसमें मनुष्य खुद की नैतिक आस्थाओं के आधार पर अध्ययन करता है किसी समस्या का, जबकि व्यवहारवादी अध्ययन ये समस्या के सामने जाके अध्ययन किया जाता है और इसमें जो तथ्य उसे मिलते हैं, अनुभव करता है जिन तथ्यों को या वो देखता है, तो उन तथ्यों को वो एकत्रित करता है, उनके जैसी समस्या है वैसे ही उसी प्रकार से उस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तालिकाएं बनाई जा सकती हैं, ग्राफ बनाए जा सकते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है और गणितीय मॉडल के आधार पर उनके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के शेष भाग का अध्ययन अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।